हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुकेश केजरीवाल जी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत आपका। आपको हमारी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है और बहुत बुलंद आवाज आ रही है। जी मुकेश जी, क्या हुआ पंजाब में? ये तो पता था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस बार तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कहानी को पंजाब में दोहरा दिया रुझानों के बिल्कुल अनुसार। ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि दिखाई दे रहा है 40% से ज्यादा, 41% से भी ज्यादा वोट मिल रहा है। ऐसे में सीट, नंबर ऑफ सीट कहां पे जाके रुकेंगे ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये हो सकता है कि 80 या 90 सीट पर अंतिम आंकड़ा अटके, या हो सकता है कि 90 से भी ऊपर सीटें चली जाए। जब इतनी बड़ी संख्या में वोट जब इतना बढ़ जाती आवाज को हो रही है अभिषेक जी। जी 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 तो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई थी, ये मैटर है जो कांग्रेस को पीछे ले गया। भारतीय जनता पार्टी भी अकाली दल से अलग थी, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर सकते थे, ये साफ दिख रहा था। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ तो पंजाब के वोटर को ऐसा समझाया होगा जिसमें पंजाब का वोटर उनके प्रति इस कदर झुक गया। अभिषेक जी, पहले मैं एक चीज कहूँ, यहाँ पे जब मैं बाहर फील्ड में हूँ और मतगणना केंद्रों पे हूँ, यहाँ पे अलग अलग चैनल्स के सामने लोग के स्क्रीन लगे हैं, लोगों की भीड़ जुटी है, बहुत हंगामा और बहुत शोर शराबे वाला कवरेज बाकी हिंदी चैनल्स कर रहे हैं। वहीं पे पत्रिका टीवी में बहुत संयत तरीके से, अभी मैं चौहान साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने उनकी जो कंप्लीट समझ है राजनीति में वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। और अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। पंजाब में कई कारण रहे हैं। देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी होता ही है, स्वाभाविक तौर पे शासन में थी कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद इतना भ्रम पैदा किया कांग्रेस में हर स्तर पे। कैप्टन हमेशा अपनी चलाते रहे। पूरे कांग्रेस पार्टी में देश भर में माना जाता था कि हाईकमान के सामने अगर कोई व्यक्ति नहीं झुकता है तो वो है कैप्टन अमरिंदर। लेकिन एक बार हाईकमान ने फोन पर उन्हें कहा, उन्होंने सत्ता छोड़ दी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि पंजाब में कैप्टन के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। लेकिन कांग्रेस ने एक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इतनी बेजान थी कि जिससे उन्होंने दाव लगाया, वो उन्हें सबसे कमजोर थोड़ा। तो हम अनंत जी के पास लखनऊ जाएं उससे पहले आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा? चर्चा की थी अभिषेक जी, वो इसलिए नहीं कि पंजाब छोटा या बड़ा राज्य है। पंजाब में चर्चा इसलिए क्योंकि पूरे देश की राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती है तो वो अपने आप को दोहराएगी, लेकिन पंजाब में अगर ऐसा कुछ नया हो रहा है तो वो पूरे देश की राजनीति के लिए नया। जी 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 आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पे आम आदमी पार्टी ने बहुत फोकस किया है। तो क्या वाकई में भारत का मतदाता अब इन सब चीजों से ऊब गया है जो पंजाब से जिसकी आड़ दिखाई दे रही है? हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से अनंत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अनंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? स्वागत है। अभिषेक जी, जैसा कल अपन ने शाम को विधानसभा के बाहर से जो प्राइम डिबेट में चर्चा की थी और हरीश जी से जो बात हुई थी, उसमें यही था कि जनता के जो मानस लग रहा था पूरे चुनाव के दौरान डूबे, उसमें साफ संकेत दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, अगर 37 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर फिर से रिपीट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और अभी जो प्रारंभिक संकेत आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, अभी परिणाम नहीं आए। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हाँ, अनुमानों को देखकर इतनी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 37 साल पुराना जो एक परंपरा थी कि एक बार कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, लगता है कि इस बार डबल इंजन की सरकार के लिए यूपी के मतदाताओं ने मतदान किया। आखिरी जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम विस्तार से इस पर विश्लेषण कर सकेंगे, लेकिन अभी तक के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विपक्षी दल, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, सबको अभी पीछे छोड़ रखा है। और अभी के अनुमानों और रुझानों को अगर हम आखिरी नतीजों में बदलें तो भारतीय जनता पार्टी 260-70 सीटों के आसपास पहुंचने की उसकी संभावना दिख रही है। निश्चित रूप से ये जो परिणाम आए हैं या आप फाइनल परिणाम आएंगे, उसके बाद जो तस्वीर बनेगी उसमें सिर्फ इससे, इन परिणामों से उत्तर प्रदेश की राजनीति ही प्रभावित नहीं होने वाली, इसका देश की राजनीति पर भी असर पड़े बिना नहीं रहेगा।
और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके दावे को बल भी मिलेगा। जी दूसरी तरफ जो आप कांग्रेस एक चीज समझना चाहते हैं, ये जो रुझान आ रहे हैं, तो आप चूंकि आपने पूरा चुनाव कवर किया, उत्तर प्रदेश में आप हर जगह गए लगभग, क्या किस आधार पर, कौन सा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी समझाने में कामयाब रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात कर रही थी शुरुआत में, फिर बुलडोजर की भी बात हुई, और धर्म का तो मामला उनके साथ जुड़ा हुआ है ही कि वो धर्म की राजनीति करने में सबसे आगे है। आपको क्या लगता है? और एक वो जो लाभार्थी मुफ्त अनाज, तो बार बार कह रहे थे हमने अनाज दिया और खिलाया है, क्या लगता है आपको कि कौन सा मुद्दा सबसे आगे चला? देखिए अभिषेक जी, मेरे हिसाब से जो लाभार्थी थे जिनको 2 साल से केंद्र सरकार गेहूं, अनाज, चावल और दाल उपलब्ध करा रही थी कोरोना की विपत्ति काल में, वो तो एक बड़ा मुद्दा रहा ही है। और दूसरा, जो मैं जितना घूमा हूँ उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पे ये साफ तौर पे कह सकता हूँ, और घूमने के दौरान ये नज़र भी आया था, जिसको मैंने अंडर करंट के रूप में कहा था, कि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जिसने यहाँ के मतदाताओं को महंगाई और बेरोजगारी पर भी के मुकाबले, महंगाई बेरोजगारी की चर्चा करते थे मतदाता, लेकिन साथ ये कहते थे कि जो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था में विशेषकर महिला सुरक्षा, उसको लेकर योगी सरकार ने जो सतर्कता बरती है, जो उन्होंने कड़ाई की है, निश्चित रूप से आम घरों में विशेषकर महिलाओं और लड़कियों में इसका असर देखने को मिला। इसके अलावा जो आपने धार्मिक समीकरणों की बात की, उसमें जो माई समीकरण था, मुस्लिम प्लस यादव, उसके खिलाफ जो दूसरी जातियां हैं वो लामबंद हुई। और ये जो ध्रुवीकरण हुआ, बहुत से चुनाव में अभिषेक जी ये ध्रुवीकरण नजर आता है, लेकिन इस चुनाव में वो जो अंडर करंट के रूप में वो काम किया इसने, जिसका आज ईवीएम खुलने में नतीजा साफ नजर आ रहा है। जी अनंत जी, आप रहिए हमारे साथ, हम फिर से आपके पास आएंगे।